आप सभी राजनीति विज्ञान के सहपाठियों को मेरा नमस्कार। एनसीईआरटी के क्लास 9th के राजनीति विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीतिक फर्स्ट के पहले चैप्टर की यह दूसरी वीडियो है, जिसमें हम चैप्टर लोकतंत्र पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या और क्यों। अगली वीडियो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क से शुरू होगी। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। चीन में 1958 से 60 के दौरान अकाल पड़ा। लगभग विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था यह। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे थे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति तो कम से कम नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ था। यानी कुछ तो दोनों देशों की सरकारी नीति में अंतर थी, जिसकी वजह से चीन में अकाल आया था और भारत में नहीं आया था। व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया, वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई। ध्यान दीजिएगा, किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में ये विकल्प में आता है, आज तक कोई अकाल या भुखमरी नहीं हुई। अगर चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, ध्यान दीजिएगा, बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्ष सुदृढ़ विपक्ष होता, सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बनाने वाली विशेषताओं में से एक है। यानी लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ बनाने वाली व्यवस्था की जो विशेषता है वो है बहुदलीय चुनाव, सुदृढ़ विपक्ष दल, स्वतंत्र मीडिया। ये वो तत्व हैं जिनसे लोकतंत्र की विशेषता निकल कर आती है। यह उदाहरण लोकतंत्र के सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाले विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि वो लोग के प्रति उत्तरदायी नहीं है, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं लगती। लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दे, तुरंत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ध्यान दे, सरकार ध्यान दे और परीक्षा कराए, अन्यथा लोकतंत्र कमजोर है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का जवाबदेही वाला स्वरूप प्रस्तुत करता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण यह भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का लोकतंत्र यही है कि उसमें व्यापक चर्चा, डेलिब्रेटिव और बहस हो। लोकतांत्रिक फैसले हरदम ज़्यादा लोग शामिल होके लें, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मामले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम होती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय जरूर लग जाता है क्योंकि जब कई लोग बहस में शामिल होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घट जाती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों विचारों में अंतर होगा ही, ये सत्य है। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अलग अलग इलाकों, अलग अलग समूहों में रहते लोग अलग अलग विभिन्न भाषाएं बोलते, उनकी अलग धार्मिक मान्यताएं, अलग अलग जातियां भी जुदा जुदा। दुनिया को
ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद दूसरी की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकरावों को कैसे सुलझाया जाएगा? इस ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है कि जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में जितने समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते, यानी विभिन्न समूह जो ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते, लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई सदा के लिए विजेता नहीं होता, कोई अस्थायी रूप से पराजित नहीं होता। विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाकर रख सकता है। अगला पॉइंट विशेष आएगा, ये भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाकर रख सकता है। प्रश्न आएगा कि भारत की तरह विविधता वाले देश को इनमें से कौन सा तत्व एकजुट बनाए रख सकता है? समाजवाद, उदारवाद, लोकतंत्र की अधिनायकवाद। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से तीन तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्तों का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी भी व्यवस्था में नहीं होती है। हाँ, अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर पढ़े लिखों के हैं। यानी यहाँ क्या राजा भोज और क्या गंगू तेली। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए ही जवाबदेह हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसे आपके सिद्धांत में एक कथन है ना, मुझे विचारक नहीं याद आ रहा है, वो कहता है कि लोकतंत्र में लाख दोष है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो बैलगाड़ी पर सवार हो जाया जाए। ठीक है, ये कितना भी बुरा होगा, बुरे से बुरा होगा, लेकिन बहुतों से बेहतर है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक सहना नहीं पड़ता या छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में ही पाई जाती है। इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक को ही बदल दिया जाएगा, या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं हो सकता। चलो अब इस चर्चा को और समेट देते हैं। लोकतंत्र हमें सब चीज नहीं दे सकता, न ही यह सभी समस्याओं का समाधान करता है, मान लेते हैं, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से तो बहुत बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसले के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का पर्याप्त ख्याल रखा जाता है, सम्मान किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है और अलग अलग तरह के लोग बेहतर ढंग के साथ एक साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की पूरी संभावना है। वही बात है, मोटर गाड़ी खराब हो जाए, सर्विसिंग करा लीजिए, है ना, और उसके पहिए हुए बदलवा लीजिए, टायर ट्यूब बदलवा लीजिए, ग्रीसिंग करवा लीजिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बैलगाड़ी पर चढ़ जाइए। इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इस वजह से लोकतंत्र अच्छी शासन व्यवस्था है। आपने पढ़ा है कि लोकतंत्र उदारवाद की देन है। उदारवाद मानवीय गरिमा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए भैया, ये तीन महाशय, इनके कान तो बड़े खड़े हैं, इन
इनके कान बहुत खड़े हैं, ठीक है, लेकिन देखते हैं कहीं इनका कान खड़ा हो रहा, किसी की नाक मुंह हो रही। हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम अब और सहन नहीं करेंगे। अच्छा, ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं, इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है। अच्छा, हमारा धन हड़प लिया है। 27 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। अच्छा, कैसे भाई? देखिए यहाँ बगल में क्या दिया है। यह कानून कनाडा के 2004 संसदीय चुनाव के ठीक पहले प्रकाशित हुआ था। इस कार्टूनिस्ट समय सभी लोगों का मानना था कि लिबरल पार्टी, उदारवादी पार्टी एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी, पर जब नतीजे आए तो लिबरल पार्टी चुनाव हार गई। यह कार्टून लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देता है, यह लोकतंत्र के पक्ष में। देखिए, राजेश और मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा, ठीक, इसमें बताया गया था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी। ध्यान दीजिएगा, यही कांट का सिद्धांत है। कांट ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लोकतांत्रिकरण का सिद्धांत दिया था, जिसका मानना था कि आज तक हमने देखा कि किसी भी दो लोकतांत्रिक देश के बीच में लड़ाई नहीं हुई है, ठीक है। जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है तभी लड़ाई होती है। पर यह लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा, यह लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क तो नहीं है। ऐसा तो एक संयोग हो सकता है भाई, यह संभव है कि भविष्य में लोकतांत्रिक देशों के बीच भी युद्ध हो जाए। मुजफ्फर का कहना था, ऐसा सिर्फ संयोग नहीं है, ऐसा सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं ना, उसमें युद्ध होने का अंदेशा काफी कम हो जाता है। इन विचारों में आपकी सहमति किस तरफ है और क्यों है? तो भाई सहमति तो हम देंगे, फैसले तो सिक्के उछाल के नहीं लिए जाते, पर्याप्त चर्चा करके, बात विमर्श करके, तर्क वितर्क करके, मीडिया, प्रवक्ता, प्रोफेसर्स, बुद्धिजीवी वर्ग, सामान्य वर्ग, लोगों से, आम जन सहमति से चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। चलिए, कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, तो अगर अननेसेसरी नाक वाक की स्थिति आवाज जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ खोजते हैं। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और वितरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार व्याख्या हमें न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, यानी प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं, वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए बार बार सबको साथ बैठकर सामूहिक फैसला लेना संभव नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप सिद्धांत में पढ़ते हैं कि लोकतंत्र के मुख्यतः दो सिद्धांत हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसका समर्थक रूसो है, रूसो का मानना है कि जनता स्वयं अपना शासन कर लेगी, अपनी सामान्य इच्छा के आधार पर कर लीजिए, बीच में किसी प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पिता लाक यह कहता है कि नहीं, जनता को शासन करने के लिए किसी प्रतिनिधि की आवश्यकता है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के आधार पर आसान नहीं होगा कि जनता बार बार आए, रामलीला मैदान में खड़ी हो, कानून बनाए, शासन करे, शासन चलाए। ये संभव नहीं है। अगर यह संभव हो तब भी हरेक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता, कौशल नहीं हो सकता। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम समझ जरूर मिली। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिली, लेकिन इसमें हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना होगा। चलिए बृहत्तर अर्थ को समझते हैं। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर करिए।
हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है, ठीक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ मिल बैठकर आपसी सहमति के आधार पे रात को खाना खाते समय या शाम को चाय पीते समय फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का, ठीक है। बिल्कुल, मेरे तो दादाजी बिना मुझसे पूछे कुछ भी नहीं करते थे। मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने, सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते हैं। बाप रे बाप! प्रयागराज में तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता हो, क्लास में पूरा लोकतंत्र हो। भाई हम तो अक्सर बोल देते हैं कि मेरी क्लास में पूरा लोकतंत्र है, ठीक है। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले कर लेते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? अरे लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ पर्याप्त विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली हो उसका भी किसी फैसले में उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है, किसी अन्य संगठन पर भी लागू होती है। इस प्रकार लोकतंत्र ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। देखिए, ये जो बात आप सरकार के लिए कर रहे हैं, ये बात घर में भी लागू होनी चाहिए और होनी चाहिए। आप में से प्रत्येक व्यक्ति का अपना परिवार है या अपने माता पिता का परिवार है, लेकिन हम अमूमन देखते हैं कि कभी कभी पिता अपने निर्णय में अपने बच्चों को शामिल नहीं करता, या कभी कभी आप एक बड़े भाई के तौर पर अपनी बहन को चुप करा देते हैं, तुम क्या जानो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने घर के एक छोटे से छोटे बच्चे को भी दिन में 1 से 2 बार ऐसी स्थिति में रखिए कि वो निर्णय ले, क्योंकि निर्णय लेने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। जब उसके निर्णय सफल होते हैं तो उसकी आत्मचेतना का विकास होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, जो बाहरी किसी चीज़ों से विकसित नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसी भी फैसले में कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्श के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए, ठीक है। जैसे अमूमन आए दिन आप आजकल लोग बोल देते हैं कि वर्तमान में निरंकुश सरकार है, अधिनायकवादी सरकार है, ये है वो है। वो इसलिए कि हम जिस भी सरकार में होते हैं, जिस भी सत्ता में होते हैं, उसमें हमें उतना लोकतंत्र नहीं नजर आता जितना लगता कि अगर इनकी आ जाए, यानी आने वाली सत्ता जो है उनमें लोकतंत्र होगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति होती है। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। अरे भाई, तब तो 5 किलो राशन बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने की समान भूमिका होनी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अरे बाप रे, खतरा है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता। अब मिला कुछ लोकतंत्र का। सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन, पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और कमजोरियों को पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या कामचलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर समझ में आ जाता है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की। अगले साल अपने आप लोकतांत्रिक समाज और लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में ज़्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में बहुत महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र कई रूप से ग्रहण किया जा सकता है। समानता के आधार पर चर्चा, विचार विमर्श, बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इस बारे में अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर भी सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इस तरह का काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीके की कल्पना कर सकते हैं? कल्पना करिए भाई, क्या और कोई तरीका है? इनको देखिए, कौन है ये? मेरे गांव में ग्राम सभा की बैठक कभी नहीं होती। ये बात तो बिल्कुल सही है। यह कैसा लोकतंत्र है?
भैया गांव को क्या बताएं। इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र है ही नहीं। भाई आदर्श लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। लास्की कहता है लोकतंत्र रूपी उदारवाद एक मनोवृत्ति है, यह कठोर और लचीलेपन के बीच का मध्यम मार्ग है। इसका आदर्श कहीं प्रॉपर दिखाई नहीं दे सकता। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में कि वे लोकतंत्र की सबसे न्यूनतम, कम से कम इतना भी होगा तब भी लोकतंत्र होगा वाली शर्त है, इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र की इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने, मजबूत करते जाने की जरूरत होगी। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यह लोकतंत्र की ताकत है। देखिए, नागरिक हो या राज्य, लोकतंत्र सबकी जिम्मेदारी है। यह लोकतंत्र की ताकत है और यह कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज और चरित्र पर निर्भर करता है। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपको घूमने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो किसी को गाली दें, और घूमने की आज़ादी है तो कुछ भी सड़कों पे फेंके, कहीं भी पान सुपारी खा के पीछ करें। ये नागरिक व्यवहार नहीं हो सकता। यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही, एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में पार्टिसिपेशन, हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं है कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, एक्शन पर निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये क्या है, खुद करके सीखे भाई। अपने विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं की संख्या का पता लगाएं। ठीक है, फिर यहाँ पता करें कि आपके आसपास के सबसे बड़े स्टेडियम में हाल में कितने लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, फिर सोचिए कि क्या एक विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का एक साथ बैठना, सार्थक चर्चा भी करना, लोकतांत्रिक फैसले करना संभव है? असंभव है। ढेर लाठी जूता उठने लगेगा। यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इसमें लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखे हैं। और लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं, माने दोनों में से पक्का नहीं है, क्या है, नहीं लिखा गया है। देश का, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। ला, ये भैया क्या है। देश का एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। ये कौन सी बात है। पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। ये तो बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है। चलिए, इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इनमें से लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, क्यों? चलिए, ये क्वेश्चन बढ़िया है। लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। ये तो अच्छा है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं, बेहतरीन है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, ज्यादा उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं। कोई जरूरी नहीं है, चीन तो हमसे ज्यादा समृद्ध है ना। ये हमको लग रहा है डी वाला गलत हो सकता है। चल सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चैप्टर इस तरह समाप्त हुआ। ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। चलिए, इसी वीडियो में हम लोग अध्याय 2 भी शुरू कर देंगे। अध्याय 2 संविधान निर्माण से संबंधित चैप्टर है। संविधान निर्माण से संबंधित चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके परिचय में लिखा है कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं होते। कुछ बुनियादी नियम जिनका पालन नागरिक और सरकार दोनों करते हैं। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप से संविधान कहा जाता है, जिनका पालन नागरिक और सरकार दोनों करते हैं। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति, उसके कामकाज, तौर तरीकों का निर्धारण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप को जानेंगे। ठीक है, हाल के दिनों में, नीचे वाली लाइन पढ़ रहे हैं, हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किस तरह संविधान बनाने को अंजाम दिया। हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव को गौर करेंगे। इसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे कुछ मौलिक विचारक मूल्यों की चर्चा करेंगे।
नागरिकों के जीवन सरकार के अच्छे कामकाज और बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। का अध्ययन करेंगे। चलिए, तो इस चैप्टर में आप दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं जैसे आपके देश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नायक के रूप में उभर कर आए थे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता या दक्षिण अफ्रीका के महात्मा गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका को ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक व स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इस आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान भी देने को तैयार हूँ। ठीक है, यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और 7 अन्य नेताओं को 64 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दे दी थी। सोचिए, ये वो देश है जहाँ लोकतंत्र का जन्म हुआ है। ठीक है, देखिए नीचे कैसे वो बना है, डेंजर नेटिव्स Indians and color reds. If you enter these premises at night, you will be listed as missing. Armed guards shoot on sight. Savage dogs devour the corpse. You have been warned. ये देखिए वो चिन्ह है जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे और हमारे लिए भारतीय प्रजाति के लोगों को अपने क्षेत्र में इंटर करने से रोके थे। अगर आप प्रवेश कर जाते तो वहाँ के सैनिकों को जो पहरेदार थे उन्हें शूट एंड साइट, देखो और मारो का वो अधिकार प्राप्त था। रंग भेद वाले 1953 का एक साइन बोर्ड है। ठीक है, ये लाल वाला पढ़ रहे हैं कि रंग भेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड है जिससे तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। इस साइन बोर्ड पर लिखा खतरा, देसी अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही गोली मार देंगे। जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दी जा रही है। बताइए कितना लोकतंत्र नजर आया आपको। 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिणी अफ्रीका की भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद किया गया था। किस द्वीप में? रोबेन द्वीप में। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद, नस्ली भेदभाव, प्रजातीयता पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशेष तौर पर चलाया गया था। दक्षिण अफ्रीका यह व्यवस्था यूरोप के गोरों लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उस तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है। उन्हें अश्वेत, जो श्वेत ना हो, कहा जाता है। श्वेत व अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लीय, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला, ध्यान दीजिएगा, मिश्रित नस्लों को क्या कहा जाता है? रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता है। भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था क्योंकि ये काले थे। बताइए, रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। रेल, गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता है। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक भी नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इसे भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का विरोध का भी अधिकार नहीं था।
1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले यानी मिश्रित रंग वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। 50 से ही, ध्यान दीजिएगा, कोरिया संकट। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तहत एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार संवेदनशील गोरे लोग तभी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन भी जारी रखा। खुद करे खुद सीखे। नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्षों पर एक पोस्टर बनाए। अगर उनकी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए लंबा कदम उपलब्ध हो तो कक्षा में उसको कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए। ठीक है, कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए। ये क्या भाई? सिटी ऑफ डरबन, स्टैड डरबन, एडोल्फा लेसेस्टे हैकविनी। डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड है। इस पर लिखा है, डरबन नगर, डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को है। वाह भाई, हद है। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के भलमन साहत पर भरोसा करते थे, इसे मानने को तैयार हो गए थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़े। इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है। नए लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीकी के उदय के साथ ही नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं, गोरों को माफ कर दें। उन्होंने कहा, आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन निशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। एक नए संविधान के निर्माण में दोनों ही साथ साथ बैठे। इधर क्या लिखा भाई? ये कौन है? बूझो है क्या? अगर दक्षिण के बहुसंख्यक काले लोगों ने गोरों से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता? क्रांति होती, क्रांति। आज का दक्षिण अफ्रीका, यह तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों इंद्रधनुषी देश कहता है? इंद्रधनुषी देश इसलिए कहता है क्योंकि इंद्रधनुष के रंग के हिसाब से अलग अलग लिंग के जो है की पहचान की गई है। ठीक है। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कहीं नहीं बना। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने दुनिया किसी संविधान में नहीं दिए गए। साथ उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों में समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीका के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे वेबसाइट पे जाइए। अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। दक्षिण अफ्रीका, ये पृष्ठ 30 में देखने को मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। वर्ष 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा होती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों के आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ये बातें समझें कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बात करता है। एक तरफ तो एक पवित्र समझौता है, दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर, दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र है। श्वेत, अश्वेत, स्त्री, पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है।
दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल पर जाएं। चलिए, क्या दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम से आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की याद आई? बिल्कुल आई। इन बिंदुओं के आधार पर दोनों संघर्षों में समानता लिखिए। विभिन्न समुदायों के बीच संबंध हमारे यहाँ भी था। नेतृत्व गांधी या मंडेला? बिल्कुल। संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी अफ्रीकन नेशनल पार्टी, यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। संघर्ष का तरीका, अच्छा, उपनिवेशवाद का चरित्र, बिल्कुल खराब था। चलिए, हमें संविधान की जरूरत क्यों है? हमें संविधान की जरूरत क्यों है? तो हमें लगता है कि यहाँ से हमें रोकना चाहिए, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी तो दिक्कत होगी। भारतीय संविधान का निर्माण देखते हैं कि इतना बड़ा है ये, तो फिर पढ़ ही लेते हैं। हाँ, छोटा ही है, पढ़ लेते हैं, तब कल भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ा जाएगा। ठीक है, हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान करता क्या है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले, दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत रखने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और विशेषाधिकारों की चिंता बनी हुई थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों, मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हो गए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था, लेकिन इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने की पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी एक भविष्य में भरोसा तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है, जो बातें तय हुई उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने को बाध्य किया जा सके। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, वे लिखित मौजूद है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से मनमाने ढंग से नहीं बदलेंगे। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजार किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए, इस बात पर भी सहमत हुए कि वे नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इस बुनियादी नियमों के लिखित रूप को ही संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीकी की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग होते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते अफ्रीका के गोरे काले जितने कटुतापूर्ण ना हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों हितों में फर्क होता है। भैया, हमारे यहाँ कटुता उड़तापूर्ण नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग जो है खुद तावा के पेंदी होते हैं, लेकिन विवाह करते हैं एकदम। एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, यह बात सिर्फ सरकारों को पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सरकारी संगठन हो या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत है। चलिए देख लेते हैं कैसे जरूरत है। सभी को एक संविधान की जरूरत है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब होता है जो किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मान लेते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या है? संविधान ऑस्टिन के अनुसार एक निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति में निवास है, जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है, जिनमें ये प्रमुख है। संविधान अनेक काम करता है, जैसे पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के अधिकार हैं।
चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया। इसके बाद से यह चलन हो गया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भाई लिखित संविधान के बिना चलाया नहीं जा सकता। अगला चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहना अभी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो इधर उधर चैनलों पे अलग अलग तरीके से भटक रहे हैं। कल ही परसों में जीएस शुरू हो जाएगा, जीएस का बैच बनाया जाएगा। बाकी चीज़ें आपको ऐसे ही रिवाइज कराई जाएंगी, चाहे बिहार देना हो, चाहे एमआरएस देना हो, चाहे यूपीएलटी देना हो। आप केवल एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, केवल और केवल प्रश्न को समझाने का भरोसा तो आपको है ही मेरे ऊपर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।